Hello everyone. Today we are going to continue our second chapter of class 9, which is matter around us pure? And this is the part 3rd of this chapter. In this part we will study about two terms. First one is suspension and the second one is the colloidal solution. Okay? Now let's start. Our first topic is suspension. Then what is the meaning of suspension? Then suspension is a heterogeneous mixture of insoluble particles of solute sprayed throughout a solvent is called a suspension. तो जो सस्पेंशन है उनके अंदर क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं. मतलब कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कैसे रहते हैं? इनसॉल्युबल. ओके. और जो ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के अंदर कैसे रहते हैं? स्प्रेड थ्रू आउट अ सॉल्वेंट. दैट मीन्स कि वो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व तो नहीं रहेंगे लेकिन उस सॉल्वेंट के अंदर क्या रहेंगे? स्प्रेड. मतलब कि कंप्लीटली जो रहेंगे सस्पेंडेड रहेंगे उसके अंदर. जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं इसका मीनिंग. देन अवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन इज मडी वाटर एंड सेकंड इज फ्लोरिन वाटर, फोर्थ इज पेंट्स, फिफ्थ इज वैक्सीन एंड देन एटसेट्रा. ओके. तो एग्जांपल से समझते हैं डेफिनेशन. जो जैसे कि मडी वाटर है इसके अंदर क्या होता है? जैसे पानी के अंदर क्या मिक्स रहता है कि जो भी मतलब कि जो कीचड़ है जैसे कि जो मिट्टी है, स्टोन्स है, वो सारे क्या हो जाते हैं? जो वाटर है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं. तो क्या होता है कि जो क्या वो जो सारे स्टोन्स और जो भी जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं क्या वो कंप्लीटली वाटर के साथ में डिसॉल्व होते हैं? नहीं, वो डिसॉल्व नहीं होते बल्कि वो कैसे रहते हैं? एज ए इनसॉल्युबल की फॉर्म में रहते हैं उस कंप्लीट सॉल्वेंट वाटर के अंदर. ओके. वैसे ही फ्लोर इन वाटर, जब हम क्या करते हैं फ्लोर को वाटर के साथ में मिक्स कर देते हैं तो हमें एक टाइम पे ऐसा लगता है कि जो फ्लोर है वो कंप्लीटली मिक्स हो गया वाटर के साथ में, लेकिन ऐसा नहीं होता. कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि जब हम उसको अनडिस्टर्ब लेफ्ट कर देते हैं तब जो कंप्लीट जो अमाउंट है जो भी फ्लोर की वाटर के अंदर वो क्या हो जाती है? बॉटम के अंदर सेटल डाउन. ओके. तो इस वजह से जो फ्लोर है वो वाटर के अंदर कैसा रहता है? एज ए इनसॉल्युबल फॉर्म में. वैसे ही पेंट्स के अंदर जो डाइज होती है वो भी कैसे रहती है? सस्पेंडेड रहती है, डिसॉल्व नहीं रहती है. और वैसे ही वैक्सीन्स, तो जो वैक्सीन्स होती है वो भी क्या होती है? सस्पेंशन होती है. इसी वजह से जो वैक्सीन्स होती है उसके ऊपर आपने नोटिस किया होगा क्या लिखा हुआ होता है कि शेक वेल बिफोर यूज. ओके. तो ये क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि जो इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिसॉल्व नहीं रहते, इनसॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं. ओके. दिस इज क्लियर. Now the properties of the suspension, okay, in which the first one is it is a heterogeneous mixture. जो सस्पेंशन होते हैं वो किस टाइप के मिक्सचर होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर. दैट मीन्स कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं रहेंगे. दैट मीन्स जो सॉल्यूशन मतलब कि जो सस्पेंशन है वो उस मिक्सचर के अंदर क्या रहेंगे? जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो प्रेजेंट नहीं होगी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज the particles of a suspension can be seen by the naked eye. कि जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के अंदर, किसके पार्टिकल्स? पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट और पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो जो ये पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के अंदर उनको हम क्या कर सकते हैं? नेक्ड आई से भी सीन कर सकते हैं. थर्ड वन इज द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल. तो जैसा कि हमने पहले भी जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम क्या करते हैं किसी भी मिक्सचर में से जो पाथ ऑफ लाइट है या फिर जो लाइट बीम है उसको डायरेक्ट करवाते हैं तब जो उसका पाथ है वो विजिबल होता है या नहीं. तो सॉल्यूशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो पाथ है वो क्या रहता है? विजिबल नहीं होता है. और लेकिन जो सस्पेंशन है उसमें क्या है कि जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन के वो क्या कर देते हैं? लाइट बीम को स्कैटर कर देते हैं जिसकी वजह से जो पाथ है लाइट का वो कैसा होता है? विजिबल. एंड द नेक्स्ट वन इज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज मोर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर. तो जो साइज है सस्पेंशन के पार्टिकल्स की वो क्या कितनी रहती है? 10⁻⁵ सेंटीमीटर से भी ज्यादा. नेक्स्ट वन इज द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन इट लेफ्ट अनडिस्टर्ब. जब हम क्या करते हैं सस्पेंशन को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब लेफ्ट कर देते हैं तब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं.
इसका मीनिंग क्या है कि जो नेचर है सस्पेंशन का वो कैसा है, अनस्टेबल। एंड द नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। दैट मीन्स कि जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंशन। And now you are able to answer the question which I asked you in our previous activity. Now we come on our second topic, which is the colloidal solution. Then the definition of the colloidal solution is, it is a heterogeneous mixture of two or more substances in which the dispersed particles are intermediate in size between those of a solution and a सस्पेंशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, ये भी कौन से टाइप का मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर है, टू और मोर सब्सटेंसेस का। ओके, और इसके अंदर क्या होता है कि जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं, दैट मीन्स कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, डिस्पर्स। दैट मीन्स जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ में, मतलब कि उनके बीच में स्प्रेड रहते हैं। ओके, मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं रहते। और जो इन पार्टिकल्स की जो साइज है वो कैसी रहती है, इंटरमीडिएट रहती है बिटवीन दोज ऑफ अ सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन। इसका मीनिंग क्या है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स की साइज है वो सॉल्यूशन पार्टिकल्स के साइज और सस्पेंशन पार्टिकल्स के साइज के बीच में क्या रहती है, इंटरमीडिएट रहती है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज कितनी थी, 10⁻⁹ मीटर, यही थी, मतलब हमने पढ़ा था 1 नैनोमीटर। एंड जो सस्पेंशन पार्टिकल्स की जो साइज थी वो क्या थी, 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो इन्हीं साइज के जो बीच में है वो क्या रहती है, कोलोइडल पार्टिकल्स की साइज रहती है। एंड एज यू ऑलरेडी नो दैट द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज नाउन एज solute and a solvent, but here the components of colloidal solution are known as dispersed phase and dispersing medium. Okay, now what is the meaning of dispersed phase and what is the meaning of dispersing medium? Then the solute like component or the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase. तो dispersed phase का क्या मीनिंग हुआ कि जो solute like component होते हैं, that means कि जो particles मीडियम के अंदर क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। और कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि जो पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर, मतलब कि सॉल्यूशन के साथ में स्प्रेड है या फिर सॉल्यूशन के साथ में डिस्पर्स्ड है। ओके, तो इन टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या बनाते हैं, कोलोइड फॉर्म, एक कोलोइड फॉर्म बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। ओके, अगर सिंपली बात करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स थे उन्हीं को हमने कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या कहा है, डिस्पर्स्ड फेज। एंड द सेकेंड वन इज डिस्पर्सिंग मीडियम। देन द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नाउन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। मतलब कि वो कंपोनेंट जिसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या रहता है, सस्पेंडेड रहता है, उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। अगर इजी वे में बात करें तो क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे सॉल्यूशन के अंदर उसी को हमने कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या टर्म से डिनोट किया है, डिस्पर्सिंग मीडियम टर्म से। ओके, नाउ द एग्जांपल्स ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन आर ब्लड, मिल्क, राइटिंग इंक, jelly, toothpaste, gum solution, lotions, etc. These are the examples of colloidal solution. Okay. Now the properties of the colloidal solution. Then the first one is the size of colloid particles is between 10⁻⁻ centimeter and 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था डेफिनेशन के अंदर कि जो कोलोइड पार्टिकल्स की जो साइज रहती है वो क्या रहती है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में। सेकेंड वन इज द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर विजिबल अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप।
इसका मीनिंग क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर उनको हम नेक्ड आई से सीन नहीं कर सकते। अगर हमें जो कॉलोइडल पार्टिकल्स है अगर उनको हमें ऑब्जर्व करना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की। एंड द नेक्स्ट वन इज colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it। इसका मीनिंग क्या है कि जो कॉलोइड जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो इतनी एनफ रहती है कि जब हम लाइट बीम को डायरेक्ट करवाते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन से तब वो क्या कर देते हैं, ये पार्टिकल्स जो लाइट बीम है उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पाथ है लाइट का वो क्या हो जाता है, विजिबल। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द colloid particles do not settle down when left undisturbed। इसका मीनिंग क्या है कि जब हम colloidal सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब लेफ्ट कर देंगे तब जो भी पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज के वो क्या हो जाएंगे, मतलब कि बॉटम के अंदर सेटल डाउन नहीं होंगे। इसका मीनिंग क्या है कि जो colloidal सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा है, स्टेबल। नेक्स्ट वन इज द colloidal solutions are translucent in nature। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसका मीनिंग क्या है कि जो colloidal सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा रहता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। दैट मीन्स कि जब हम क्या करेंगे, जो colloidal सॉल्यूशन है उसके अक्रॉस जब हम ऑब्जेक्ट्स को सीन करेंगे तब जो हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे, ब्लर। ओके, मतलब क्लियर दिखाई नहीं देंगे, थोड़े से कैसे दिखाई देंगे, ब्लर नेचर के। ओके, तो जो colloidal सॉल्यूशन होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ colloids cannot be separated by filtration। That means we cannot separate the dispersed phase particles and dispersing medium particles by the process of filtration। Okay, these are the properties of colloidal solution। And now the types of colloidal solution, and these types are based on the state of dispersed phase and dispersing medium। Okay, then first one, when dispersed phase is liquid and dispersing medium is gas, then due to the mixture of these liquid phase and gas medium, type of colloid which is formed is aerosol, and the example of it is fog, clouds and mist। Second one is when the dispersed phase is solid and dispersing medium is gas, then aerosol is formed, and examples smoke, automobile exhaust। Third one is when dispersed phase is gas and dispersing medium is liquid, then colloid which is formed is foam, and examples are cream and froth। And next one is when dispersed phase is liquid and dispersing medium is also liquid, then colloid which is formed is emulsion, and the types of emulsion are milk and oil drops। The next one is when dispersed phase is solid and dispersing medium is liquid, then the type of colloid which is formed is sol, and the examples of sol are glue and paints। And the next one is when dispersed phase is gas and dispersing medium is solid, then foam is formed, and the examples of foam are rubber and sponge। And the next one is when dispersed phase is liquid and dispersing medium is solid, then gel is formed, and the examples of gel are jelly, cheese, butter। And the last one is when dispersed phase is solid and dispersing medium is also a solid, then type of colloid which is formed is solid sol, and the examples of solid sol are gemstone, and the gemstones are used in jewelry and rings। Here you notice that when dispersed phase is gas and dispersing medium is also a gas, then colloidal solution is not formed। Okay,
Now we discuss about some special properties of colloidal solution, in which the first property is Brownian motion. The zigzag type of motion of colloidal particles is called Brownian motion. कि जो colloidal particles होते हैं वो कैसी मोशन परफॉर्म करते हैं? zigzag टाइप, और उसी मोशन को हमने क्या नाम दिया है? ब्राउनियन मोशन. और इस ब्राउनियन मोशन का जो रीज़न है वो क्या है कि जो colloidal particles होते हैं, मतलब कि जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स एंड डिस्पर्सिंग मीडियम पार्टिकल्स, वो आपस में क्या करते हैं? कॉलाइड, मतलब कॉलिजन होता है जब उनका, तो जब उनके कॉलिजन की वजह से जो उनका मोशन है वो किस टाइप का होता है? जिगजैग टाइप का. जिगजैग टाइप का, जैसे कि ये एक पार्टिकल है, कॉलोइडल पार्टिकल, ये पहले ऐसे मूव कर रहा था, तो बाद में कॉलिजन के बाद में वो कैसे हो जाएगा? ऐसे. फिर और कॉलिजन के बाद में वो कैसे हो जाएगा? किसी और डायरेक्शन में. तो इसी मतलब कि जिगजैग टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं? Brownian motion. Okay, and an English botanist Robert Brown who first observed under ultra microscope. और जो ये मोशन है, जिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, उनका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन. और वो क्या थे? एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे. उन्होंने क्या किया था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स और वाटर, इसके कॉलोइडल सॉल्यूशन को उन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था. और जो यही पोलन ग्रेन्स थे, इन्हीं की मोशन को ऑब्जर्व करने पे, वो भी किसके अंडर में? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर में उन्होंने क्या जो डिफाइन किया था? ब्राउनियन मोशन को. ओके, देन दिस इज द फर्स्ट स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन. द सेकंड वन इज टिंडल इफेक्ट. व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? अ फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ light by a medium containing small suspended particles. मतलब कि जो ये टिंडल इफेक्ट है वो क्या है? ये एक फिनोमिनन है. ये कब होता है? कि जब क्या होता है, मतलब कि मीडियम के अंदर स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो ये इन पार्टिकल्स की वजह से जो लाइट बीम है वो क्या होती है? स्कैटर होती है, मतलब कि बिखर जाती है. और बिखरने की वजह से हमें क्या होता है? जो पाथ है वो विजिबल होता है. और उसी कंप्लीट फिनोमिनन को हमने क्या कहा है? टिंडल इफेक्ट. जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर जो पाथ ऑफ लाइट है वो क्या होती है? विजिबल नहीं होती है. लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पाथ ऑफ लाइट है वो क्या होता है? विजिबल होता है. तो इसी हमने जो भी ये इफेक्ट है, मतलब कि जो पाथ ऑफ लाइट जो विजिबल हो रहा है कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, इस फिनोमिनन को हमने क्या कहा है? टिंडल इफेक्ट. एंड दिस इफेक्ट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय जोहान टिंडल. ओके, नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट? ये टिंडल इफेक्ट होता क्यों है? तो देन द कॉज इज the colloid particles absorb the incident light. जब हमने क्या किया? colloidal solution में से जो लाइट बीम है उसको डायरेक्ट करवाया, तब जो colloid particles हैं वो क्या करते हैं? इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन स्कैटर इट. और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको स्कैटर कर देते हैं, उसको बिखेर देते हैं, एंड द पाथ ऑफ लाइट इज बिकम विजिबल, जिसकी वजह से जो हमें लाइट का पाथ है वो क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है. दैट्स क्लियर. अब जो टिंडल इफेक्ट का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो एक डार्क रूम होता है, अगर उस डार्क रूम में मतलब क्या होता है, मतलब कि जो एक होल है, उस होल में से सनलाइट पास हो रही है, तो जो सनलाइट है हमें वो सनलाइट है, उस लाइट की हमें क्या दिखता है? जो पाथ होता है वो कम्प्लीटली विजिबल होता है. ओके, तो उस जो भी फिनोमिनन है उसको भी हमने क्या, वो भी क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट. और टिंडल इफेक्ट का एक और अच्छा एग्जाम्पल है कि जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, उन डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज होती है उनके ब्रांचेस में से जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस में से भी जो सनलाइट है वो पास होती है. और जब वो सनलाइट पास होती है तब भी हमें उस सनलाइट की जो रेज है उसका भी पाथ क्या होता है? विजिबल होता है. तो वो फिनोमिनन भी क्या है? टिंडल इफेक्ट. ओके, नाउ देयर इज अ फैक्ट अबाउट अ टिंडल इफेक्ट दैट when a beam of light is pass through a colloidal solution, then when we observe it under a ultra microscope, then the bluish cone is observed under a colloidal solution. Okay, and this bluish cone is known as Tyndall
cone. Okay, that's clear. Now the third property of colloidal solution is electrophoresis. The migration of colloidal particles towards the oppositely charged electrodes under the influence of electric field is called electrophoresis. तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसकी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगी, उससे पहले हम क्या स्टडी करते हैं इस डायग्राम को. ओके, हियर वी हैव अ colloidal solution. This is a colloidal solution. Okay, when we pass an electricity through a colloidal solution, then the particles of colloidal solution are migrate towards the electrodes. Okay, the particles of colloidal solution which move towards positive electrode are negatively charged, and the particles of colloids are moved towards the negative electrode are positively charged. That means the colloidal particles are charged particles. Okay, and the migration of these and the migration of colloidal particles towards the oppositely charged electrons under the influence of electric field is called electrophoresis. और इसी माइग्रेशन को मतलब जो colloidal particles हैं वो oppositely charged electrodes की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसी मूविंग को या फिर इसी माइग्रेशन को जो भी ये फिनोमिनन है हमने उसको क्या कहा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस. दैट्स क्लियर. और जो भी ये माइग्रेशन है पार्टिकल्स का वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में. क्योंकि जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं इलेक्ट्रोड से तो एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो ये कॉलोइड पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं. Okay, and these are the special properties of colloidal solution. And with this topic, our part 3 of this chapter is now completed. Thank you.